वेलकम टू शोएब इंजीनियरिंग AEJE एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद शोएब और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको SSC JEE के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 4। तो चलिए डे 4 के अंतर्गत हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन व्हेन टू बॉडीज आर in the thermal equilibrium with the third body they are also in thermal equilibrium with each other this statement। तो मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया था, ऐसा एक डायग्राम आपको बनाया था, अगर आपको आई थिंक याद होगा तो। ठीक है, ये मान लीजिए बॉडी ए है, बॉडी बी है, बॉडी सी है। मतलब अगर ए बी के संपर्क में है और बी सी के संपर्क में है तो डेफिनेटली ए और सी आपस में संपर्क में होंगे। मतलब कि ये क्या होता है, ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ये होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है तो डेफिनेटली सी जो है वो ए का फ्रेंड होगा या ए जो है वो सी का फ्रेंड होगा। यही होता है जीरोथ लॉ। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिकली द थिंक व्हाट विल बी द फर्स्ट लॉ, सॉरी जीरोथ लॉ। अब दो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एन ओपन सिस्टम इज इन स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर टू एनर्जी। और तो सबसे पहले ओपन सिस्टम क्या आता है, तो ओपन सिस्टम मैं बना लेता हूँ। ओपन सिस्टम में जो दोस्तों ध्यान ये रहे कि दोनों तरफ से अगर मैंने यहाँ पे वॉल बनाया तो अगर यहाँ से अगर वाटर भी तुम फ्लो करा रहे हो ना, वाटर हुआ, एयर हुआ, कुछ भी, तो ये दोनों तरफ से यहाँ पे क्या हो गया, निकल जाएगा। अगर वाटर की टेम्परेचर यहाँ पे मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर तुम मान लो यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है, तो ये इधर से निकलेगा तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना इधर से जितना इन करेगा उतना ही आउट होगा और यहाँ पे उतनी 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर निकलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब है ये जो हमारा है वो ओपन सिस्टम है। ठीक है, ओपन सिस्टम मतलब कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी तो आपका ट्रांसफर होता है। एनर्जी मतलब कि जो इसकी हीट यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड थी वो भी यहीं पे है और इसके साथ ही जो जितना तुम इन यहाँ पे कर रहे हो उतना ही तुम्हारा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एनर्जी भी आउट हो रही है, मास भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप एक बार देख के मेरे को बता दीजिए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट मैच। ओके, सो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आप देखने की कोशिश करिएगा और बताने की कोशिश करिएगा। इसमें पूछा जा रहा है द नेट वर्क डन इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज गिवन बाय। तो बहुत आसान है, इसमें आपको नेट वर्क डन बताना है। जैसे कि ये देख सकते हैं WPSC AE 2017 में पूछा गया था, AP जेनको AE 2012 में, UKPSC AE 2007 पेपर नंबर 2 में, और इसके साथ ही WBPSC AE 2003 में पूछा गया था। अभी देखिए इन्होंने पॉलीट्रोपिक पढ़ा बोला है तो आपको ये आना पे याद होना चाहिए कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो होता है PB टू द पावर n होता है और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट होता है तो आप इसको लिख सकते हो P1 V1, ये लिख सकते हो P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n, ये लिख सकते हो। ये कांस्टेंट है तो इसके मतलब इतना लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे या ऐसे लिख सकते हो P फाइनल V फाइनल और n, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, इनिशियल आई मान सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये कांस्टेंट हो गया PB टू दी पावर कांस्टेंट, तो अगर इधर से पूछूं तो आप क्या बोलोगे, P की वैल्यू जो क्या होगा, C बाई V टू दी पावर n होगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे होगा कि नहीं, कहोगे बिल्कुल सर। अब मैं आपसे वर्क डन का फार्मूला पूछता हूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू PdV वर्क होता है, तो यहाँ पे लिखोगे PdV, इंटीग्रेशन इसको कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से, क्योंकि ये V है तो V1 V2 से होगा। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। V1 से लेके कहाँ तक जाना है आपको, V2, मतलब V इनिशियल से V इसको फाइनल, चाहे V2 कहो या V फाइनल कहो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P के जगह पे, अभी देखो P के जगह पे C बाई BN बढ़ सकता है, अभी P यहाँ पे है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं V इनिशियल V फाइनल, और देखो यहाँ पे P था ना, P के जगह पे हम सीधे C बाई V टू द पावर n और बगल में क्या है DV, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, C कांस्टेंट है तो इधर बाहर कर देंगे और 1/Vn बच जाएगा। 1/Vn क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/Vn 1/x का तो log x होता है, तो 1/Vn का 1 बाई क्या हो जाएगा, Vn का log Vn हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे एक और तरीके से n टू द पावर है ना, तो उसको ऊपर कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे करोगे, W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को पहले बाहर कर लो, यहाँ पे क्या करो V टू द पावर माइनस n dV। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट बाहर आ गया, अब इसकी इंटीग्रेशन तुम होगी और V फाइनल माइनस V इनिशियल के तहत, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, C और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो V माइनस n प्लस 1 और V माइनस n प्लस 1, ये
इसका इंटीग्रेशन, मान लो जो x टू द पावर n होगा तो n+1 अपन n+1 होता है अपन n+1, तो उसी टाइप से हमने इसको यहाँ पे करने की कोशिश करी है। अब इसको हमने किया, और लेकिन इसका लिमिट अभी भी हमारा v इनिशियल v फाइनल बना हुआ है। अभी तो मैंने अंदर क्या किया, लिमिट भरा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, v इनिशियल v फाइनल हमने भर दिया। अब यहाँ पे इसको करने के बाद से w की जो वैल्यू हमारी फाइनली निकल के आएगी c इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे v फाइनल भर दो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे v की जगह पे तो क्या हो जाएगा, v फाइनल में -n+1 और माइनस इनिशियल लिखोगे तो v इनिशियल 1 n, और नीचे आपका -n+1 को 1 n इधर इस तरीके से सही तरीके से लिख लो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो 1/n-1 कॉमन हो जाएगा, 1/1 n यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, c इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c भी 1 n, और ये v कौन सा फाइनल वाला है, और ये माइनस हो जाएगा आपका c v और 1 n, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा दोस्त। तो अभी आपको मैंने बताया था pb टू द पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या आप लिख सकते हो p1 v1 टू द पावर n, या p फाइनल v फाइनल पे पावर n, इतना लिख सकते हो। अब क्या कर सकते हो, c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो c की वैल्यू क्या हो सकता है, pv टू द पावर n होगा तो उसको p1 v1 n या pvn n लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बन के आएगा, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बन के आएगा w इज इक्वल्स टू 1 अपान, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 n, और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू में भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, p f b f और v, एक बार और आएगा, ये v पे f कौन है, n है, मतलब हमने v की वैल्यू लिखी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, c की वैल्यू लिखी है, c की वैल्यू कितनी है, p टू द पावर n vn है, vn हमने लिखा है, और या फिर इसको vfn कह सकते हो, तो वही हमने यहाँ पे भर दिया है इसके जगह पे, c की जगह पे सिर्फ, और vf वाला ये बचा ही हुआ है अपना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, vf टू द पावर n, और ये vf वाला हमारा बचा हुआ है, तो vf वाला हमने भर दिया 1 n करके, फिर माइनस यहाँ पे कर दोगे p1 v1 और n, और v1 1 n, ठीक है। आप भरोगे खुद ही, आप करने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। फिर w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1 n, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा pf vf माइनस p1 v1, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो ये pf, हम जो pf माने थे वो हमारा क्या था, p2 था, और जो p1 माने थे वो क्या था हमारा, p इनिशियल माने थे वो हमारा क्या था, p1 था, ठीक है। तो अब फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हो w इज इक्वल्स टू 1/1 n, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, p2 v2 माइनस p1 v1, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप w को यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हो, p1 v1 माइनस p2 v2 अपान n-1, ऐसे कर सकते हो, माइनस में से हमने से कन्वर्ट करके। तो ये आपका फाइनल एक तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया। तो अब देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। देखो p1 v1 अपन p2 v2 अपन n-1, p1 v1 माइनस p2 v2 अपन n-1, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो देखो मैंने कैसे किया, हमने पहले समझा है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, पॉलीट्रॉपिक हमने को पता है p b टू द पावर n कांस्टेंट है, इस तरीके से हमने ये सारी चीजें कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन में लिखता हूँ। सबसे पहले लिख रहा है सिलेंडर कंटेन्स 5 मीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar, दिस गैस इज कंप्रेस्ड इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टिल इट्स प्रेशर इंक्रीज टू 5 bar। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 मीटर क्यूब बोल रहा है, तो अब 5 मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे लिख सकते हो वॉल्यूम को आप किससे डिनोट करते हो, V1, ठीक है। ये आपका 5 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे जो प्रेशर इसका है ना 1 bar है, प्रेशर ऑफ 1 bar लिखा हुआ है, मतलब हमारा P1 जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 1 bar के बराबर हो जाएगा, और 1 bar बराबर कितना होता है, 100 kPa के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 100 kPa किलो पास्कल के बराबर हो जाएगा, राइट। अब वही हमारा फाइनल यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 bar। अब मैं कहाँ से लिख रहा हूँ P2, यहाँ पे देखो लिखा है टिल इट्स प्रेशर इंक्रीजेस टू 5 bar, मतलब ये P2 जरूर होगा। तो ये 5 bar मतलब 500 यहाँ पे kPa हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे अब लिख देता हूँ कि जो 1 bar इज इक्वल टू कितना होता है मेरे दोस्त, वो 100 किलो पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। सो ये आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखो आपको वर्क डन पता है, आपने पढ़ा होगा बचपन से, W इज इक्वल टू क्या होता है, VdP या PdV कहते हो, लेकिन अगर VdP का टर्म आ गया यहाँ पे, प्रेशर का टर्म आ गया, तो P1 P2 लिखोगे तो VdP। अब देखो यहाँ पे
PdV था तो हमारा ये V1 V2 चलता था, यहाँ पे VdP आ गया तो P1 P2 चलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हो। अब क्या कर सकते हो, अब आपको पता है क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्ड दिया है आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, PV बराबर MRT। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो ये कांस्टेंट होता है। जब ये कांस्टेंट होगा तो PV बराबर C हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो C बाई V होगा, यहाँ पे C बाई V होगा। अगर यहाँ पे या V की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ, यहाँ में V रिप्लेस करना है ना, यहाँ पे V, तो हमें क्या करना है, V निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बता, कांस्टेंट मतलब C और नीचे आ जाएगा P। तो C बाई P को अब क्या करो, इसमें तुम डाल दो, इसमें यहाँ पे। तो जब इसमें डालने की कोशिश करोगे तो मेरे दोस्त क्या होगा, आपको मैं लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। W इज इक्वल्स टू P1 बाई P2 और C बाई P और ये dP। अब देखो ये 1/P है तो 1/x है, 1/x है, इस पे कोई पावर भी नहीं है तो 1/x बराबर ln x होता है। तो 1/P इज इक्वल्स टू ln P होगा। और यहाँ पे लिख सकते हो ये C तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ln P और इस पे जो पावर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। तो एक बार P2 माइनस P1 और एक बार P1 बाई, यहाँ पे लिख सकते हो C ln यहाँ पे P2 माइनस ln P1। अब देखो जब माइनस में होता है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से मेरे दोस्त आप लिख सकते हो कि W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जाएगा P1 V1, सॉरी यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। P1 ये मान लो V1 है, नहीं हाँ P1 और ये V1 और उसके बाद से क्या हो जाएगा ln और ये P2 वाला ऊपर आ जाएगा ना, P2 बाई P1, ठीक है। अब आपको पता होगा कि P1 V1 बराबर P2 V2। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने पता होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। MRT आइसोथर्मल प्रोसेस है, PV आइडियल गैस, यहाँ पे लिख सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। हमें कैसे पता चला कि ये दोनों बराबर ऐसे होंगे, तो हमें आइडियल गैस की इक्वेशन पता है, PV और MRT। और M तो कांस्टेंट है, मास है, R की वैल्यू फिक्स है कितना ही होती है, और T ने क्वेश्चन ही बता दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T को भी कांस्टेंट कर लिया। तो PV बराबर कांस्टेंट हो गया तो P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अब देखो यहाँ पे कर दिया, तो अब यहाँ पे फाइनली W की वैल्यू, यहाँ पे P1 की वैल्यू कितना है तुम्हें मालूम है। अब देखो जो जो मालूम है वो भर दो, अब फॉर्मूला तो तुमने निकाल दिया। अगर मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता तो मैं यहीं से यूज़ करता, बस मैं ये सारी चीज़ें समझाने के लिए आपको बोला कि ऑन टाइम अगर एग्जाम में आपको भूल गया। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट 100 और V1 की जगह पे आपने क्या भरा, भरोगे 5 मीटर क्यूब है तो 5 ln, P2 की जगह पे आपने क्या भरा 500 और ये आपका 100 kPa P1 की जगह पे, जीरो ने जीरो को काट डाला, ठीक है। और 100 यहाँ पे W इज इक्वल्स टू 500 ln 5। अब ln 5 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब ये कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे आप कैलकुलेट करना, तो ये आ जाएगा 804.7 यहाँ पे किलो जूल। अब किलो जूल कैसे यूनिट में आया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये प्रेशर है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर ये न्यूटन मीटर, और यहाँ पे इस तरीके से उसको हम क्या कह सकते हैं, किलो जूल कह सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले हमने कराया था, आई थिंक कल ही मैंने कराया था। तो अगर मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करूं, ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एन इज अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इंडिकेट्स टू इट टू बी। तो अब देखो आपने ऐसा ग्राफ 12 पढ़ा होगा ऐसे, ठीक है। एक ग्राफ आती है ऐसे, ये n बराबर यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, और ये होता है n बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मैं बार बार बनाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। n बराबर 1 होता है, n बराबर n होता है, और एक होता है n बराबर गामा होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहली बार कितनी बार बताया था, जब n की वैल्यू 0 होती है तो उस टाइम क्या होता है भाई साहब, एक बार मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ। जब n की वैल्यू 0 होती है उस टाइम वो हमारा क्या होता है, आइसोबारिक होता है, आइसोबारिक, ठीक है। और n की वैल्यू 1 होती है तो उस टाइम क्या होता है सर, आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल। इसके साथ ही सर n की वैल्यू n होती है तो उस टाइम हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। ये आपको याद कर लेनी है, बार बार आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है।
और एन की वैल्यू गामा होती है तो आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, ये सब प्रोसेस के नाम है। और एन बराबर इन्फिनिटी तो आइसोकोरिक, जिसमें आपका क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, आइसोकोरिक। अब आपसे पूछा कि एन की वैल्यू 1 कर दें, 1, तो आपका कौन सा प्रोसेस होगा, तो आप देख पा रहे हो कि आइसोथर्मल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये करेक्ट आंसर यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मास m of perfect gas at a pressure P1 and a volume V1 undergoes an isothermal process। देखो आइसोथर्मल मतलब T हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए। द फाइनल प्रेशर P2 एंड द वॉल्यूम V2, द वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव इफ द R इज ए गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, देन द वर्क डन इन द प्रोसेस इज। अब इसमें वर्क डन पूछा जा रहा है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको एक क्वेश्चन में बोला गया फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये तो आपने समझा कि आइसोथर्मल में जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इतना तो आपको पता होगा, बचपन से पता होगा, चलो सर इतना तो मेरे को भी पता है। अब आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आप क्या लिख सकते हो, जब आइडियल गैस इक्वेशन में बोलूँगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, PB बराबर mRT। अब देखो यहाँ पे m जो है मास है, किसी भी चीज़ का मास चेंज नहीं होगा तो ये तो फिक्स है। R जो है वो भी वैल्यू फिक्स है। टेम्परेचर तो क्वेश्चन ने ही कांस्टेंट कर दिया, तो बचा क्या, PB बराबर कांस्टेंट बचा, इतना लिख सकते हो। अच्छा PB बराबर कांस्टेंट मतलब ये क्या लिख सकते हो, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट लिख सकते हो मेरे दोस्त, बिल्कुल सही सर। अब देखो वर्क डन पूछा गया कि वर्क डन इन द प्रोसेस, बस ऐसे ही निकालना है, यही फॉर्मूला बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम W बराबर क्या लिख सकते हो, W बराबर PdB वर्क होता है। तो यहाँ पे PdB अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, क्योंकि सब में भी है तो इसलिए हमने PdB लिखा है, DBP नहीं लिखा है। तो अगर ये भी आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, V1 और ये V2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये V1 V2 आ गया तो अब देखो, अब आपको पता है कि यहाँ पे P की वैल्यू कितनी होगी, P की वैल्यू C/V होगी, नीचे अगर करे तो, अरे अगर यहाँ से अगर निकाले P की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, C/V करोगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भरेंगे। तो ये होगा V1 बटा V2 और ये हो जाएगा C/V dB। और यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/V मतलब ln_V, तो और ये C आपका बाहर आ जाएगा, ln_V को आप यहाँ पे लिख सकते हो ln_V, और ऊपर क्या होगा V1/V2, तो ये हो जाएगा C ln V2 माइनस V1। अरे पहला माइनस घात फिर दूसरा घात, ये अब देखो यहाँ पे लिख दिए, तो ये हो जाएगा C और ये ln V2/V2, V2/V1। अब C के जगह पे आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ये C के जगह पे क्या लिख सकते हो, P1 V1 या P2 V2 जो भी आपको मन करे। तो आप W बराबर क्या लिख सकते हो, P1 V1 इज इक्वल्स टू ln V2/V1। ठीक है, ये ln P1 V1 ln V2/V1 लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो P1 V1 ln P1/P2, प्रेशर के भी टर्म में तो लिख सकते हो मेरे दोस्त। तो अब देखो ये वर्क डन इन द प्रोसेस क्या होगा, वर्क डन इन द प्रोसेस पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, वर्क डन इन द प्रोसेस पूछा है तो माइनस P1 V1 ln, अगर मैं P2 P1 को मतलब सीधा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा P1/P2, और ये ऐसे ही आपका ये हो जाएगा माइनस P1 V1 ln V2/V1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। देखो P1 P2 के टर्म में पूछा गया था, ठीक है, ना कि P2/P1 के टर्म में। तो हमने तो ये V2/V1 निकाल लिया, V2/V1 इसमें ऑप्शन में अब ये नहीं कि आप P1 V1 ln V2/V1 आप देख के ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। अभी आगे आपको यहाँ पे ये फील करना होगा, आगे क्या पूछ रहा है कि द टेम्परेचर एंड देन द वर्क डन इन द प्रोसेस पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्टेंस और मटेरियल यूज इन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो आपको पता है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो आइडियल गैस होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आइडियल गैस थर्मोमीटर वो हम यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सबस्टेंस होता है और इसमें जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इसकी यूज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और ये बेसिकली आइडियल गैस थर्मोमीटर
जो होती है वो बेस्ड होती है, आइडियल गैस थर्मोमीटर किस पे बेस्ड होती है, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस पे ही होती है, पीवी बराबर एन आर बार टी पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। हमेशा याद करिएगा ये आइडियल गैस थर्मोमीटर आइडियल गैस पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, तो इससे आपको याद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ एन बिटवीन द टू स्टेट ए एंड बी। अब देखो इसमें पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बता दिया गया है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बता दिया तो पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अब इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर एन इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर एन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, तो लॉग हम यहाँ पे लिए लॉग P1, अब यहाँ पे लॉग लिए, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख जाऊँ, जब मल्टीप्लाई में लॉग होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस लॉग V1 n, और इसी तरीके से यहाँ पे log P2 प्लस log V2 टू दी पावर n। अब देखो किसी भी पावर पे अगर पावर टू पावर होगा तो वो पावर पहले आ जाता है, आपने पढ़ा होगा लॉग की प्रॉपर्टी, तो log P1 प्लस n log V1 ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्सटेंड करके, ये log P2 प्लस n log V2 इतना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, P1 P2 को एक पास कर लो क्योंकि प्रेशर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log P1 माइनस log P2। कहाँ से माइनस हो गया, क्योंकि ये बराबर किधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो n, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n log V2 माइनस n log V1। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, log P1 बाई P2 हो जाएगा log की प्रॉपर्टी से। ठीक है सर, और ये n कॉमन लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे log V2 बाई V1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सो कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n के फॉर्मेट में, तो अब देखो ये हम यहाँ से ये n को छोड़ के बाकी इन सबको भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके हर में आएगा, तो मतलब देखो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ln, पहले से आपका क्या था P1 बाई P2, अब इसके बट्टे में आ जाएगा ना, ये इधर आएगा तो बट्टे में आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा ln V2 बाई V1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आप देख पाएंगे, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप क्वेश्चन नंबर 9 दी देखिएगा, बोल रहा है कि ए पंप हैंडलिंग अ लिक्विड राइज इट्स प्रेशर फ्रॉम 1 बार टू 30 बार, मतलब P1 इसमें दे दिया गया है 1 बार और P2 दिया गया है 30 बार। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, P1 इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 1 बार एंड P2 इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 30 बार। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टेक द डेंसिटी ऑफ 99 kg पर मीटर क्यूब, ये आई थिंक 99 kg नहीं है, 990 kg है, ये इसको मैं एक बार आप मिसप्रिंट है 990 kg, हाँ अब करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि द आइसेंट्रोपिक स्पेसिफिक वर्क डन बाय द पंप इन किलो जूल पर केजी इज कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक, पहले यहाँ पे देखो रो की वैल्यू जो है, रो की वैल्यू 990 किग्रा पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब पूछा रहा है तो वर्क डन बाय द पंप अगर निकालना हो तो क्या होगा, W इज इक्वल टू आप यहाँ पे निकालोगे, पहले वाला दूसरा वाला जो प्रेशर में से पहले वाले प्रेशर को घटा दोगे और जितनी इसकी डेंसिटी होगी उससे आपको डिवाइड मार देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P2 माइनस P1 में क्या कर सकते हो, 30 माइनस 1 इनकी वैल्यू भर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी डेंसिटी कितनी थी 990, इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखो नीचे क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये हो गया, और ऊपर क्या हो गया, प्रेशर की यूनिट आपका क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर हो गया ना, प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगा, अरे प्रेशर बराबर फोर्स इनटू एरिया होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर भी मीटर क्यूब है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करके इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाएंगे ताकि हमारी यूनिट सेम हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, किलो जूल पर केजी चाहिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काट कूट देंगे तो ये फाइनली बच जाएगा बराबर, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.93 के करीब में आ जाएगा किलो जूल पर केजी। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हाजिर है बंदा। ये डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन के आप देख पा रहे, द यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट इज। तो कभी भी ये बचपन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जब भी आपको एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, ठीक है,
टेम्परेचर का, तो वो आपका क्या होता है, के फॉर केल्विन, ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 थे। आई होप सो आपकी एसएससी जेईई की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्लीज़ आप चैनल को कमेंट करिएगा कोई भी डाउट हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा उन्हीं स्टूडेंट को जिनको ज़रूरत है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इसको यहीं पर रखते हैं। आप सभी का थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।